नमस्कार बंधुओं, हिंदी साहित्य संकल्प में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों से भी करवाते रहिएगा। आज हम लोग भाषा से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भाषा के विविध रूप। मित्रों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भाषा चिर परिवर्तनशील होती है, अर्थात समय के अनुसार भाषा के रूप में धीरे धीरे परिवर्तन होता रहता है। परिणाम स्वरूप भाषा के अनेक रूप उभर कर आते हैं। इस तरह से भाषा के इन अनेक रूपों के अध्ययन करने के लिए हम इसको 6 आधारों पर वर्गीकरण करते हैं। उनमें जो पहला आधार है वो ऐतिहासिक आधार। ऐतिहासिक आधार पर हम भाषा के 4 रूपों की परिकल्पना करते हैं। उसमें जैसे कि मूल भाषा, प्राचीन भाषा, मध्यकालीन भाषा और आधुनिक भाषा। इसी तरीके से जो दूसरा आधार है भाषा के रूप के वर्गीकरण का, उसका नाम है भौगोलिक आधार। भौगोलिक आधार पर भी हम भाषा के रूपों का वर्गीकरण करते हैं, जैसे व्यक्ति बोली, स्थानीय बोली, उपबोली, बोली, उपभाषा और भाषा। इसी तरीके से प्रयोग के आधार पर भी भाषा के विभिन्न रूपों का वर्गीकरण किया जाता है, जैसे साहित्यिक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और विशिष्ट भाषा और जीवित भाषा, मृत भाषा इत्यादि। इसी तरीके से मित्रों, भाषा के रूप का वर्गीकरण का एक अन्य आधार है जिसको हम मानकता कहते हैं, और मानकता के आधार पर भी भाषा के रूपों का 3 रूपों में वर्गीकरण किया जाता है, जैसे मानक या परिनिष्ठित भाषा, अपभाषा या अमानक भाषा। इस तरह से जो है एक और आधार है निर्माण। निर्माण के आधार पे भाषा के रूपों का वर्गीकरण 2 तरीके से किया जाता है कि एक सहज भाषा और दूसरी निर्मित भाषा या कृत्रिम भाषा। इसी तरीके से भाषा के रूपों के वर्गीकरण का एक और आधार है जिसको हम मिश्रण कहते हैं। मिश्रण के आधार पे भाषा के 2 रूपों को जाना जाता है। उसमें एक पिजिन है और दूसरा क्रियोल। इस तरह से मित्रों, भाषा के विभिन्न रूपों का वर्गीकरण हम इन 6 प्रमुख आधारों पर करते हैं और इस तरह से भाषा के कई रूप उभर के आते हैं। इनमें से हम भाषा के कुछ रूपों का अध्ययन करेंगे। भाषा का जो पहला रूप है, जिसको हम मूल भाषा के नाम से जानते हैं, इस पर हम लोग कुछ चर्चा करते हैं। मूल भाषा ऐसी भाषा होती है कि जिसकी उत्पत्ति आरंभिक अवस्था में कुछ मनुष्यों के द्वारा स्थान विशेष पर की जाती है और ये नहीं पता चलता कि इस भाषा की कोई और भी जननी रही है, और इस तरह से ये मूल भाषा बाद में विकसित होते हुए अन्य भाषाओं में, उपभाषाओं में और बोलियों में विकसित हो जाता है। और इसी तरह से इस आधार पर पारिवारिक वर्गीकरण भी किया जाता है, अर्थात पारिवारिक वर्गीकरण का भी आधार यही है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे भाषा के विद्वानों ने भाषा परिवारों की परिकल्पना की है और 12 से लेके 18 परिवार बताए हैं। तो ये जो 18 परिवार हैं और यही जो है 18 जो है मूल भाषा हमारी मानी जाती है, और ये माना जाता है कि सबसे पहले इन्हीं भाषाओं की उत्पत्ति हुई, फिर क्रमशः इनसे अन्य भाषाओं का विकास हुआ, परिणाम स्वरूप उससे अनेक उपभाषाएं और बोलियां विकसित हुई। मित्रों,
मूल भाषा विकसित होके कुछ अन्य रूपों में भी दिखाई पड़ता है, और जैसे प्राचीन भाषा, मध्यकालीन भाषा और आधुनिक भाषा। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी हिंदी की मूल भाषा जो है भारोपी भाषा है, और उसी भारोपी भाषा का विकास जो है प्राचीन भाषा, मध्यकालीन भाषा और आधुनिक भाषा में होता है। और प्राचीन भाषा में जैसा कि दो भाषाओं का नाम लिया जाता है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। इसी तरीके से मध्यकालीन भाषा में पाली, प्राकृत और अपभ्रंश का नाम लिया जाता है, और आधुनिक भाषा में हिंदी, बंगला, मराठी, गुजराती आदि भाषाओं का विकास होता है। इस तरह से मित्रों, मूल भाषा और फिर उससे विकसित होकर प्राचीन भाषा, मध्यकालीन भाषा और आधुनिक भाषा, और ये जो है विभिन्न रूपों में विकसित होती है। इसी तरीके से भाषा के रूपों के वर्गीकरण का जो दूसरा आधार था भौगोलिक, उसमें भी हम कुछ रूपों पर चर्चा करेंगे। जैसे उसका पहला रूप है व्यक्ति बोली। व्यक्ति बोली से तात्पर्य होता है किसी स्थान विशेष पर रहने वाले मनुष्यों में किसी एक व्यक्ति की बोली को व्यक्ति बोली के नाम से जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं व्यक्ति की बोली भी क्रमशः समय के अनुसार परिवर्तनशील होती रहती है, अर्थात वो एक समान नहीं होती, वो अनवरत बदलती रहती है। इस तरह से भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है भौगोलिक आधार पे, उसको हम व्यक्ति बोली के नाम से जानते हैं, और उसमें किसी एक व्यक्ति विशेष की बोली का अध्ययन किया जाता है। फिर उसके बाद भाषा का जो दूसरा रूप है उसको हम स्थानीय बोली के नाम से जानते हैं। स्थानीय बोली ऐसी भाषा होती है जो किसी स्थान विशेष पर रहने वाले समस्त मनुष्यों की भाषा होती है। उसमें उस स्थान विशेष के सारे मनुष्यों की भाषा को शामिल किया जाता है, और इसको हम लोग जो है स्थानीय बोली के नाम से जानते हैं। भौगोलिक आधार पे भाषा का जो अगला रूप है उसको हम उपबोली के नाम से जानते हैं। उपबोली में कई स्थानीय बोलियों का सामूहिक रूप होता है, परिणाम स्वरूप उपबोली का निर्माण होता है, और उपबोली का क्षेत्र जो है स्थानीय और व्यक्ति बोली से बड़ा होता है। उदाहरण के रूप में जैसे एक बघौनी और बैसवाड़ी दो उपबोलियां हैं। बघौनी जिसका क्षेत्र जो है जौनपुर का पश्चिमी भाग है, और बैसवाड़ी रायबरेली के आसपास बोली जाती है। ये हमारी अवधी बोली की उपबोली है। इसी तरीके से बुंदेली की भी कई उपबोलियां हैं। भाषा का जो अगला रूप है जिसको हम बोली के नाम से जानते हैं, बोलियों का निर्माण कई उपबोलियों के मिलने से होता है, और उपबोलियों में अंतर बहुत कम होता है, और परिणाम स्वरूप बोली बन जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी हिंदी में 18 बोलियों को शामिल किया जाता है, अर्थात हमारी हिंदी भाषा 18 बोलियों से बनी है। फिर दूसरा जो अगला रूप है भाषा का, उसको हम उपभाषा के नाम से जानते हैं। उपभाषा में कई क्षेत्रीय बोलियों का समूह होता है, अर्थात कई बोलियां मिलके या कई बोलियों का सामूहिक रूप जो है वो उपभाषा होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी हिंदी भाषा में 5 उपभाषाएं हैं: बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। ये पांचों हमारी हिंदी की उपभाषाएं। उसके बाद अगला जो भाषा का रूप बनता है वो हम उसको भाषा कहते हैं, और भाषा जो है कई उपभाषाओं का सामूहिक रूप होता है, जिसके परिणाम स्वरूप भाषा का विकास होता है। और इस तरह से हम भाषा के
विभिन्न भौगोलिक आधार पर जो उनके रूप होते हैं उनका हम लोगों ने जानकारी की। इन जो है रूपों में बोली और भाषा काफ़ी महत्वपूर्ण होती है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन्हीं दोनों का अध्ययन किया जाता है और हम लोग इसके बारे में कुछ डिटेल जानकारी करेंगे। मित्रों, भाषा और बोली क्या होती है, इनमें अंतर क्या होता है, इस पर अक्सर प्रश्न उठाया जाता है कि भाषा और बोली में क्या अंतर है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर भाषा और बोली में हमको अंतर करना पड़े तो तात्विक आधार पे भाषा और बोली में कोई अंतर नहीं होता, अर्थात तत्वतः दोनों एक ही होते हैं। लेकिन व्यवहारिक आधार पे हम भाषा और बोली में कुछ अंतर करते हैं। जैसे भाषा का क्षेत्र अपेक्षाकृत बड़ा होता है जबकि बोली का क्षेत्र छोटा होता है। एक भाषा में कई बोलियां होती हैं जबकि एक बोली में भाषा नहीं होती। भाषा परिनिष्ठित, मानक और उसका जो है हमारे सार्वजनिक जीवन में प्रयोग होता है, लेकिन बोली का ऐसा जो है मानक और सार्वजनिक जीवन में प्रयोग नहीं होता। इस तरह से मित्रों, भाषा और बोली में कुछ अंतर जो है व्यवहारिक आधार पर किए जाते हैं। और एक और प्रश्न उठाया जाता है कि कोई बोली जो है कब भाषा बन जाती है, कोई बोली कब भाषा बन जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई बोली तब भाषा बनती है जब किसी भाषा की कई बोलियां हों और उन बोलियों में से कोई एक बोली काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाए और वह अन्य बोलियों के प्रभाव को समाप्त कर दे, अथवा अन्य बोलियां जो है मर जाएं और केवल एक ही बोली बचे, तो वो बोली जो है भाषा बन जाती है। इसी तरीके से दूसरा जो कारण बताया जाता है कि कोई बोली उस भाषा की अन्य बोलियों से एकदम अलग तरीके की हो। अगर अलग तरीके की होगी तो बाद में उसको लोग समझ नहीं पाएंगे, परिणाम स्वरूप उसका रूप कुछ अलग होता जाएगा और वो बोली जो है भाषा बन जाती है। तीसरा जो कारण है बोली का भाषा बनने का, जब कोई बोली राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है या वो क्षेत्र जो होता है धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक का केंद्र बन जाता है, तो उस क्षेत्र की बोली जो महत्वपूर्ण हो जाती है, परिणाम स्वरूप वो बोली जो है भाषा बन जाती है। इस तरह से मित्रों, कोई बोली भाषा कैसे बनती है इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी किया। अब हम लोग भाषा के कुछ अन्य रूपों पर चर्चा कर रहे हैं। उसमें जो भाषा का अगला रूप है जिसको हम मानक भाषा के नाम से जानते हैं, ये है कि मानक भाषा क्या होती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जैसे हमारी सभ्यता और संस्कृति विकसित होती जाती है, तैसे उस क्षेत्र विशेष में या किसी क्षेत्र विशेष में प्रचलित किसी भाषा की जो बोलियां होती हैं, उन बोलियों में से किसी एक बोली को हम मानक भाषा के रूप में बनाते हैं। और उसका कारण ये होता है कि उस बोली में हम उस क्षेत्र के समस्त सार्वजनिक क्रियाकलापों या कार्यों का वर्णन करते हैं और उस क्षेत्र विशेष के शिक्षित वर्गों की शिक्षा, समाचार पत्रों की भाषा, ये सब जो है उसी बोली में हम लोग करते हैं। और वो भाषा जो है उच्चारण और व्याकरण की दृष्टि से उसको स्थिर बना दिया जाता है और इस तरह से जो भाषा बनती है उसको हम मानक भाषा कहते हैं। और मानक भाषा स्थिर हो जाती है, परिणाम स्वरूप उसी भाषा में जो है समस्त सार्वजनिक क्रियाकलाप जो है
उस क्षेत्र विशेष के लोगों के द्वारा किया जाने लगता है और अन्य जो बोलियां होती हैं वो बोलियां जो है दब जाती हैं। तो इसको जो है इस तरह से जिस भाषा का निर्माण होता है उसको हम मानक भाषा कहते हैं। अर्थात मानक भाषा एक बोली ही होती है, उस बोली का हम मानकीकरण कर देते हैं, उसको हम उच्चारण और व्याकरण ढांचे में बांध देते हैं और समस्त शिक्षित और वर्गों की शिक्षा, समाचार पत्र, अन्य व्यवहार, क्रियाकलाप उसी बोली में होने लगते हैं और इस तरह से इस बोली के परिवर्तित रूप को हम मानक भाषा या परिनिष्ठित भाषा के नाम से जानते हैं। भाषा का एक जो दूसरा रूप है जिसको हम राष्ट्रभाषा के नाम से जानते हैं। राष्ट्रभाषा ये भी एक बोली होती है। जब कोई बोली अपने मानक रूप में प्रतिष्ठित हो जाती है और मानक रूप में प्रतिष्ठित होने के बाद उसका और भी उन्नयन या विकास होने लगता है, उसका प्रचार प्रसार होने लगता है और वो पूरे देश या राष्ट्र में जो है अन्य भाषा भाषी क्षेत्रों में उसका सार्वजनिक जीवन में प्रयोग होने लगता है। तो इस तरह की भाषा को हम राष्ट्रभाषा के नाम से जानते हैं। जैसे हमारे भारत में अभी कोई राष्ट्रभाषा नहीं, लेकिन हिंदी जो है वो हमारे राष्ट्रभाषा बनने के मार्ग की तरफ बढ़ रही है। धीरे धीरे उसका मार्ग प्रशस्त हो रहा है और एक ऐसा समय आ जाएगा कि हिंदी हमारी पूरी तरीके से राष्ट्रभाषा बन जाएगी। मित्रों, भाषा का एक और रूप होता है जिसको हम राजभाषा के नाम से जानते हैं। राजभाषा, राजभाषा वह भाषा होती है कि जिस भाषा में किसी देश का या राज्य का सरकारी कामकाज किया जाता है उसको हम राजभाषा के नाम से जानते हैं। और राजभाषा को उस देश के संविधान द्वारा मान्यता भी प्रदान की जाती है। विधिवत वैधानिक आधार पे उसको मान्यता रहती है और उसी भाषा में समस्त राज्य के नियम, कानून, क्रियाकलाप सब जो है किए जाते हैं। इस तरह की भाषा को हम लोग राजभाषा कहते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं हमारे संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। इसके लिए संविधान में एक अलग अध्याय बनाया गया है और 343 से लेके 351 तक का अनुच्छेद निर्धारित है और इन 9 अनुच्छेद में 343 से लेके 351 तक राजभाषा के बारे में विविध अनेक बातों को बताया गया है कि राजभाषा कैसे बनाई जा सकती है या किन भाषाओं को राजभाषा घोषित किया जा सकता है। इसके लिए हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची भी जोड़ी गई है। इस समय 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है और कोई भी प्रदेश उन 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा को राजभाषा घोषित कर सकता है, जबकि हमारे केंद्र की राजभाषा हिंदी है और हम केंद्र का कार्य व्यवहार या नियम कानून या सरकारी काम हिंदी भाषा में करते हैं। और जब हम दो राज्यों के बीच में कोई कार्य होता है तो वो भी जो है हिंदी में किया जाता है, या केंद्र और राज्य के बीच में जब कोई जो है पत्र व्यवहार होता है तो उसमें भी राजभाषा का प्रयोग किया जाता है, वो हिंदी होती है। इस तरह से मित्रों, राजभाषा और राष्ट्रभाषा ये जो है भाषा के अलग अलग रूप हैं। इसी के साथ साथ एक और भाषा का रूप है जिसको हम संपर्क भाषा के नाम से जानते हैं। संपर्क भाषा दो ऐसे भिन्न भिन्न भाषा भाषी क्षेत्र जो आपस में एक दूसरे की भाषा को ना समझ सकते हों, यदि उनके बीच में संपर्क स्थापित करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, जो तीसरी भाषा होती है, उसको हम संपर्क भाषा के नाम से जानते हैं। जैसे गुजराती और बंगाली दो अलग अलग भाषा भाषी क्षेत्र हैं
अगर इनके बीच में आदान प्रदान करना होता है तो हम एक दूसरी भाषा जैसे हिंदी हो या अंग्रेजी हो या कोई और भी हो, जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसको हम संपर्क भाषा के नाम से जानते हैं। एक और जो है भाषा का रूप है जीवित भाषा। जीवित भाषा मतलब ऐसी भाषा जिसकी उत्पत्ति बहुत पहले हुई थी और वर्तमान में उसका प्रयोग जो है बहुत कम हो रहा हो, लेकिन अब भी वो चलायमान हो या उसका थोड़ा बहुत प्रयोग होता हो, इस तरह की भाषा को हम जीवित भाषा कहते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे हमारी संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा जिसकी उत्पत्ति बहुत पहले हुई थी, लेकिन आज भी उसका प्रयोग थोड़ा बहुत करके हो रहा है। इसी तरीके से एक और भाषा का रूप है जिसको हम मृत भाषा के नाम से जानते हैं। मृत भाषा वो भाषा होती है जिसकी उत्पत्ति बहुत पहले हुई हो, लेकिन वर्तमान में वो प्रचलन से बाहर हो गई हो, इस तरह की भाषा को हम मृत भाषा कहते हैं। जैसे एक है हिट्टिटाइट। हिट्टिटाइट भाषा जो है पहले प्रचलन में थी, लेकिन वर्तमान में वो जो है खत्म हो गई है, इसीलिए उसको हम मृत भाषा के नाम से जानते हैं। भाषा के एक और रूप है साहित्यिक भाषा। ऐसी भाषा जिसका प्रयोग साहित्य में होता हो, उसको हम साहित्यिक भाषा के नाम से जानते हैं। साहित्यिक भाषा बोलचाल की भाषा की अपेक्षा कम विकसित होती है। ये थोड़ा सा कठिन भी होती है और अलंकारिक होती है तथा परंपरा अनुगामी होती है। अर्थात साहित्य भाषा के लक्षण बोलचाल की भाषा से कम विकसित, अपेक्षाकृत कठिन और अलंकारिक तथा परंपरा अनुगामी, ये चार विशेषताएं जो है किसी भाषा को साहित्यिक भाषा से अलग करते हैं, और ये विशेषताएं जिस भाषा में मिलती हैं उसको हम साहित्यिक भाषा के नाम से जानते हैं। मित्रों, इसके अलावा भी भाषा के कुछ अन्य रूप भी दिखाई पड़ते हैं, जैसे स्त्री की भाषा, बच्चों की भाषा। जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं तो कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं और उनकी जो भाषा होती है वो जो है बच्चों की भाषा होती है। इसी तरीके से स्त्रियों के द्वारा कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग किया जाता है और उन शब्दों का प्रयोग पुरुष अक्सर नहीं करते, और इसीलिए उनकी भाषा को स्त्री भाषा के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से जाति भाषा, भाषा का एक अन्य रूप जो है जाति भाषा के नाम से जाना जाता है। जाति भाषा का तात्पर्य होता है कि कुछ विशेष जातियों की जो भाषा होती है उसको हम जाति भाषा के नाम से जानते हैं। जैसे ब्राह्मणों की भाषा, नाइयों की भाषा, ठीक है, तो मतलब वो उनसे संबंधित या ब्राह्मणत्व से संबंधित उसमें शब्द होते हैं या उनके जो है क्रियाकलाप से संबंधित शब्द होते हैं। इस तरह की भाषा को हम जाति भाषा के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ मित्रों एक मिश्रित भाषा होती है। मिश्रित भाषा में कई भाषाओं का मिश्रण होता है, और इस तरह की मिश्रित भाषा जो होती है वो बंदरगाहों पर पाई जाती है, क्योंकि बंदरगाहों में तमाम देश के लोग आते जाते हैं और परिणाम स्वरूप संपर्क के माध्यम से वहाँ एक मिश्रित भाषा का प्रचलन हो जाता है। इस तरह से हम लोगों ने भाषा के विविध रूपों का अध्ययन किया, और आप लोग इसको थोड़ा सा विस्तृत करके पढ़िएगा। और मित्रों, एक और चलते चलते निवेदन कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इन्हीं बातों के साथ आज हम अपनी बातों को विराम देते हैं। धन्यवाद।